बारिश के कतरे जमीन पर गिरते हुए जैसे संगीत की लय बना रहे थे जब शिवांश राजपूत आध्या का हाथ थामकर उसे गार्डन में ले आया। पानी मोतियों की तरह आध्या के बालों पर चमक रहा था और उसे भिगो रहा था, और शिवांश उसका बाजू पकड़े खुशी और जज्बातों से चूर उसे देख रहा था। मैंने तुमसे कहा था ना कि बारिश में भीगना किसी रोमांटिक सफ़र पर जाने से भी ज़्यादा सेहरन भरा और खूबसूरत होता है। उसके कान के पास झुककर वो फुसफुसाते हुए इतना उत्साहित था कि आध्या ने चाहकर भी उसका हाथ नहीं छोड़ा। हाँ, मैं मान गई, लेकिन अब मुझे अंदर जाने दो। अगर किसी ने हमें देख लिया तो बहुत बुरा होगा। उसने शिवांश से दूर होने की कोशिश की तो शिवांश ने आध्या को अपने और भी करीब करके उसकी कोशिश को नाकाम कर दिया। क्यों बुरा लगेगा? तुम मेरी पत्नी हो और मुझे तुम्हारे साथ समय बिताने का हक है। वो थोड़ा रौब से बोला तो आध्या ने उसके माथे से भीगे बाल पीछे करते हुए प्यार से उसका चेहरा थाम लिया। सारे हक तुम्हारे हैं, लेकिन अभी सिर्फ हमारा विवाह हुआ है, इसलिए विदाई तक थोड़ा सब्र कर लो, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं विदाई से ही इनकार कर दूं। आध्या ने शरारत से कहा तो शिवांश मुस्कुरा दिया। किस खुशी में इनकार करोगी? मैं तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाऊंगा। एक कमरे से दूसरे कमरे तक का ही तो सफ़र है। वैसे भी इन पुराने रीति रिवाजों को मैं नहीं मानता कि जब शादी होगी तो विदाई करने में क्या अपशगुन है। लेकिन अपनी माँ को कैसे समझाऊं, बस दिल में बहम पाल कर बैठ गई हैं। पंडित जी ने कहा है पहले शादी होगी, उसके 6 महीने के बाद विदाई करना, वरना मेरी जिंदगी को खतरा है। अब भला बताओ, ये भी कोई बात हुई? तुम्हें क्या पता तुम्हारे बिना मैं ये दिन कैसे गुजार रहा हूँ? शिवांश गुस्से से झुंझलाकर बोला, क्योंकि वो आध्या से अब और दूर रहने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं था। शिवांश की बात पर वो उसे हाथ छुड़ाकर अंदर की तरफ भागने लगी। यार आध्या, थोड़ी देर तो रुक जाओ। शिवांश ने उसका बाजू पकड़कर उसे अंदर जाने से रोका तो वो शर्मीली मुस्कान चेहरे पर सजाए उस इंसान को देखने लगी जिसे वो बहुत पहले ही अपना दिल दे चुकी थी। मुझे ठंड लग रही है शिवांश, और सुबह मेरा पेपर भी है। अगर मैं बीमार हो गई तो मेरा पेपर मिस हो जाएगा, इसीलिए मुझे जाने दो, बल्कि मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चाय लेकर आती हूँ। उसने उससे बचकर निकलने की कोशिश की तो शिवांश ने मजे से उसके शर्मीले भावों को देखा। तुम मुझसे इतना दूर क्यों भागती हो? मैं तुम्हें खा थोड़ी जाऊंगा, उसने कहा तो आध्या ने उसके सीने पर हाथ मारते हुए उसे खुद से दूर किया। तुम तो हो ही बेशरम, खुद तो मरोगे, साथ में मुझे भी मरवाओगे। आधी रात हो गई है और तुम्हें मेरी सेहत की जरा भी परवाह नहीं। बोल भी रही हूँ कि कल मेरा पेपर है, फिर भी तुम पर कोई असर नहीं हो रहा, उसने बनावटी नाराजगी से कहा तो शिवांश आगे बढ़ा और उसके माथे पर होंठ रखकर उसके माथे को नरमी से छू लिया। जाओ, अब बस सुकून लेना था। शिवांश ने उसे जाने की इजाज़त दी तो वो उसे घूरते हुए अंदर चली गई। उफ, इस पागल दीवाने ने मेरा दिमाग भी उलझा दिया है और दिल भी अपने नाम कर लिया है। कमरे में आकर धीमे से मुस्कुराते हुए वो यूं बड़बड़ा रही थी कि तभी उसकी नज़र खिड़की के पास रखे गुलदस्ते पर पड़ी। वो सफ़ेद रंग के खूबसूरत गुलाबों का गुलदस्ता था जिसमें एक लाल गुलाब बहुत अलग और साफ नजर आ रहा था। आद्या ने हैरानी से अपने कमरे में चारों तरफ नजर डाली, फिर गुलदस्ता उठाकर देखा तो उसमें लगे कार्ड पर आई लव यू लिखा था। उसे कुछ समय लगा समझने में कि ये गुलदस्ता किसकी तरफ से हो सकता है। फिर शिवांश का ख्याल उसके मन में आया था, और शिवांश का ख्याल मन में आते ही एक हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर छा गई। ये इंसान भी ना बिल्कुल दीवाना हो गया है। खुद को खुशकिस्मत समझते हुए वो अब और लाल गुलाब को सूंघते हुए उसकी खुशबू अपने अंदर भरने लगी, जबकि खिड़की की दूसरी तरफ खड़ा वो नकाबपोश व्यक्ति उसकी इस हरकत पर अपनी गहरी भूरी आंखों से मुस्कुरा रहा था। ये क्या बनाया है तुमने? सारी जिंदगी हो गई मगर तुम्हें नाश्ता बनाना नहीं आया। इसे उठाओ और दोबारा बनाकर लाओ। अपने सामने रखे आलू के पराठे को हाथ से पीछे करते हुए सरला जी ने घमंड से कहा तो आध्या, जिसे पेपर के लिए देर हो रही थी, बेबसी से उन्हें देखने लगी। इतना अच्छा तो बनाया है आंटी जी, प्लीज खा लीजिए, मुझे देर हो रही है, उसने विनती भरे लहजे में कहा तो सरला जी की आंखों में गुस्सा उतर आया। ये तुम्हें अच्छा लग रहा है? न नमक ठीक है, न आलू सही से उबले हुए हैं। मुझे पागल समझ रखा है क्या? इसे उठाओ, नया पराठा बनाकर लाओ। सरला जी ने बेरहमी से उसे फिर से आदेश दिया तो वो गहरी सांस लेते हुए पराठा लेकर वापस मुड़ी, मगर सामने से आते शिवांश ने उसके हाथ से ट्रे लेते हुए एक निवाला बनाकर मुंह में डाल लिया। इतना अच्छा तो बना है मम्मा, आप क्यों हाथ धोकर इस मासूम के पीछे पड़ गई हैं? जाओ, तुम तैयार हो जाओ, मैं ऑफिस जाते हुए तुम्हें यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा। उसकी मुश्किल पल भर में हल करते हुए शिवांश ने बुलाया हुआ पराठा खाना शुरू कर दिया था तो आध्या जल्दी से अंदर की तरफ भाग गई। तुमने उसे बहुत सिर चढ़ा रखा है शिवांश, मैंने सिर्फ तुम्हारी जिद की वजह से उसे अपनी बहू बनाया है, वरना सोसाइटी की हर लड़की
तुमसे शादी करना चाहती थी, मगर तुम्हें पसंद आई तो यही अनाथ और लावारिस, जिसे न पहनने का सलीका है और न उठने बैठने का। सरला जी ने आध्या के जाते ही अपने दिल की भड़ास निकाल दी। अगर उसे बहू बना लिया है तो दिल से स्वीकार भी कर ले। और मम्मा, मैं मानता हूँ कि वो सोसाइटी की बाकी लड़कियों की तरह बहुत फैशनेबल और सजी सबरी नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो उन सबसे बहुत ज़्यादा प्यारी और बहुत ज़्यादा मासूम लगती है, और उसकी यही मासूमियत उसे बाकी सबसे अलग बनाती है। इसीलिए आप उससे बदगुमान न हुआ करें। और रही बात खाना बनाने की, तो वो धीरे धीरे सीख जाएगी। तब तक हम उसके हाथ के बने कच्चे आलू भी खा ही सकते हैं। वो अपनी माँ को समझाते हुए मज़े से आध्या का आधा कच्चा पराठा खाता हुआ बोल रहा था। तुम तो उसके प्यार में पागल ही हो गए हो। सरला जी ने कहा तो वो हंस दिया। पति को अपने पत्नी के प्यार में पागल ही होना चाहिए। और ये बताइए कि आप हमारी विदाई कब करेंगी? अब तो आपके पंडित जी के बताए अनुसार 6 महीने भी पूरे हो गए हैं। शिवांश ने अपने मतलब की बात पूछी तो सरला जी के चेहरे पर नापसंदगी छा गई। अभी विदाई के बारे में सोचना भी मत। वैसे भी तुम्हारे पापा अगले साल यूरोप से वापस आने वाले हैं, इसीलिए विदाई तुम्हारे पापा के आने के बाद होगी। तभी विदाई के बारे में सोचना। फिलहाल तुम अपने काम पर ध्यान दो। उन्होंने सख्ती से मना किया तो उसने कंधे उचका दिए। ठीक है मम्मा, जैसी आपकी मर्जी। उसने बहस नहीं की। चले। तभी आध्या अपना दुपट्टा ठीक करती हुई बाहर आई तो शिवांश ने उसे नज़र भर कर देखा। वो उसे हर रूप में सुंदर लगती थी। हाँ चलो, लेकिन तुमने तो नाश्ता ही नहीं किया। ये साथ ले जाओ, पेपर से पहले खा लेना। शिवांश ने एक टोस्ट फॉइल पेपर में लपेटा तो आध्या धीरे से मुस्कुरा दी। वो उसका यूं ही ख्याल रखा करता था और यही बात आध्या को भीतर से गर्व से भर देती थी। वो शिवांश के पीछे बाइक पर बैठी ठंडी हवा का आनंद ले रही थी। तभी शिवांश ने फूलों की दुकान के सामने बाइक रोक दी। 1 मिनट उतरो, मैं अभी आया। शिवांश ने उसे उतरने को कहा, मगर वो बैठी रही। कल रात ही तो तुमने मुझे इतने सारे फूल दिए थे, अब और क्यों लेने लगे हो? और मुझे पेपर के लिए भी देर हो रही है, प्लीज जल्दी चलो। आध्या ने चिढ़कर कहा तो शिवांश ने गर्दन मोड़कर हैरानी से उसे देखा। कौन से फूल? मैंने तो तुम्हें रात को कोई फूल नहीं दिए। उसे आध्या की बात पर सच में हैरानी हुई थी। झूठ मत बोलो, रात को तुमने मेरे कमरे में इतने सारे सफ़ेद फूल रखे थे और उनमें एक लाल फूल भी था और कार्ड पर आई लव यू भी लिखा था। आध्या ने शिकायत भरे लहजे में उसे याद दिलाना चाहा तो शिवांश जोर से हंस पड़ा। ये जरूर तुमने कोई सपना देखा है, क्योंकि मैंने तुम्हारे कमरे में कोई फूल नहीं रखे। रात की बारिश का असर है जो तुम सपनों में भी मुझे देख रही हो। वो आध्या की बात को मजाक में उड़ाकर बाइक स्टार्ट कर चुका था। सपना नहीं शिवांश, मैंने सच में वो फूल देखे थे। मैं तुम्हें घर जाकर दिखाऊंगी। लेकिन अगर तुमने नहीं रखे तो फिर किसने वो फूल मेरे कमरे में रखे होंगे? इस बार आध्या को सच में चिंता होने लगी। बस करो मेरी जान, और सपनों में मुझे देखने की बजाय हकीकत में मेरे करीब रहा करो। वैसे भी आजकल मेरा ऑफिस में मन नहीं लगता। शिवांश ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया था। चुप हो जाओ, मैं यहाँ तुमसे गंभीर बात कर रही हूँ और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तुम हमेशा मेरी बात को ऐसे ही मजाक में उड़ा देते हो। मैं सच कह रही हूँ शिवांश, मेरे कमरे में फूल थे। वो गुस्से से रो पड़ने के करीब थी। अच्छा, ये मामला घर जाकर हल करेंगे, अभी तुम परेशान मत हो और अच्छा सा पेपर देना। उसकी यूनिवर्सिटी के सामने बाइक रोकते हुए शिवांश ने कहा तो वो उस पर एक गुस्से भरी नज़र डालते हुए अंदर चली गई। शाम को वो रिक्शे में धक्के खाते हुए घर पहुंची तो किचन में बर्तनों के ढेर ने उसका स्वागत किया था। वो कपड़े बदल कर किचन में लग गई और फिर रात तक कामों में व्यस्त रही। आज सरला जी की दोस्त तो अपनी बेटी और बेटे के साथ आने वाली थी, इसीलिए सरला जी ने उसे अपनी दोस्त के पसंदीदा खाने बनाने में किचन में लगा दिया था। हेलो मिसेस शिवांश, क्या हो रहा है? वो खाना तैयार करने के बाद बर्तन धो रही थी। तभी शिवांश ने पीछे से उसके कान में धीरे से फुसफुसाया तो वो गुस्से से बर्तन पटकते हुए उसकी तरफ मुड़ी। नज़र नहीं आ रहा? बर्तन धो रही हूँ। जब से यूनिवर्सिटी से आई हूँ कामों में लगी हुई हूँ। 2 बार मेरा हाथ भी जल गया है, मगर यहाँ किसी को कोई परवाह नहीं। और तुम आज इतनी जल्दी क्यों आ गए? यकीनन सरला आंटी ने तुम्हें आशा के आने का बता दिया होगा, इसीलिए भागे भागे आ गए हो। सही कहते हैं, मर्द होता ही बेवफा है। वो सारा गुस्सा शिवांश पर निकालते हुए फिर से बर्तन धोने लगी, जबकि शिवांश उसका गुस्सा देखकर चुप खड़ा था। कसम से मुझे नहीं पता था कि आशा आ रही है, और तुम अगर थक गई थी तो थोड़ा आराम कर लेती। शिवांश ने मासूमियत से सफाई दी तो आध्या ने नल बंद करके उसे देखा। आराम करती तो तुम्हारी फेवरेट दोस्त के लिए खाना कौन बनाता? एक तो मेरा पेपर भी इतना ख़राब हुआ और ऊपर से हाथ भी जल गया। उसने अपने हाथ पर बने छाले को देखते हुए रुहासी आवाज़ में कहा तो शिवांश ने उसका हाथ पकड़ कर देखा।
तुम मुझे कॉल कर देती तो मैं तुम्हारी मदद के लिए जल्दी आ जाता। रुको अब। उसने अलमारी से बर्नौल निकाल कर आध्या के हाथ पर लगाई और फिर उसे पीछे करते हुए खुद बर्तन धोने लगा। हटो यार, अगर आंटी जी ने तुम्हें बर्तन धोते देख लिया ना तो बहुत गुस्सा करेंगी। उसकी इस हरकत पर आध्या ने उसे रोकना चाहा, मगर वो किसी तजुर्बेकार आदमी की तरह बर्तन धो रहा था। तो उन्हें मैं संभालूंगा। तुम कमरे में जाकर आराम करो और पेपर की भी चिंता मत करो। फेल भी हो गई तो फिर से दे देंगे, और वैसे भी टेंशन मत लो, फेल हो गई तब भी मेरी ही रहोगी। मैं तुम्हें कभी ताना नहीं दूंगा। शिवांश ने उसे तसल्ली दी तो वो सीने पर हाथ बांधे नम आंखों से मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी। आप रो क्यों रही हो? शिवांश ने बर्तनों पर डिशवॉश लगाते हुए हैरानी से उसे देखा। बस ऐसे ही, तुम बहुत अच्छे हो, आध्या ने कहा तो शिवांश जोर से हंस पड़ा। चलो, बर्तन धोने का ये तो फायदा हुआ कि पत्नी के मुंह से तारीफ सुनने को मिल गई। शिवांश ने मजाक में कहा। ये तुम क्या कर रहे हो शिवांश? ओ गॉड, मैंने तो सुना था अच्छी पत्नियां अपने पति की सेवा करती हैं, मगर यहाँ तो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें ही नौकर बना रखा है। आध्या के जवाब देने से पहले ही आशा किचन में आते हुए कुछ ऊंची आवाज में बोली तो शिवांश और आध्या दोनों ने एक साथ उसे देखा था। घर के काम करने से कोई नौकर नहीं बन जाता। और तुम कब आई? आंटी और राहुल कहाँ हैं? शिवांश ने उसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए शालीनता से पूछा। वो ड्राइंग रूम में बैठे हैं। मैंने सोचा आध्या की मदद कर दूं, मगर मुझे क्या पता था कि उसने तुम्हें ही काम पर लगा रखा है। आशा ने नाखुशी से आध्या को देखा तो शिवांश मुस्कुरा दिया। चाय पियोगी? उसने पूछा। अगर अपने हाथ से बनाकर पिलाओगे तो जरूर पीऊंगी, आशा ने जोर देकर कहा तो आध्या गुस्से से अपनी मुट्ठियां भींच गई। तुम अंदर बैठो, मैं बनाकर लाता हूँ। शिवांश ने उसे किचन से बाहर भेजना चाहा तो वो चली गई, जबकि आध्या भी बाहर निकलने लगी। तुम कहाँ जा रही हो? यहीं रहो मेरे पास। शिवांश ने उसे रोका, मगर वो उसकी बात सुने बिना वहां से चली गई। रात देर तक सब ड्राइंग रूम में बैठे हंसी मजाक में लगे रहे और आध्या अपने कमरे में उदास सी बैठी खिड़की से बाहर फैले आसमान को देख रही थी, जिस पर चमकता चांद अधूरा होने के बावजूद बहुत सुंदर लग रहा था। आध्या, तुम यहाँ बैठी हो, बाहर आओ ना। मैं, राहुल और शिवांश लूडो खेल रहे हैं, तुम भी आ जाओ, मजा आएगा। वो अपनी सोचों में खोई हुई थी। जब आशा उसके कमरे में आते हुए बोली तो वो अचानक चौंक गई। नहीं, तुम लोग खेलो, उसने मना किया तो आशा मुस्कुराते हुए उसके सामने बैठ गई। वैसे एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगी? उसके लहजे में तिरस्कार घुला हुआ था। कहो, आध्या ने उसे इजाज़त दी। तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हो? अब मुझे देखो, मैं पूरा दिन तैयार रहती हूँ, चमकीले रंग पहनती हूँ, नए नए हेयर स्टाइल ट्राई करती हूँ, अपनी स्किन को भी चमकदार बनाने के लिए हर जतन करती हूँ, मगर तुम इस तरह चोटी बनाकर हल्के रंग पहनती हो, जबकि शिवांश को चमकीले रंग पसंद है। आशा ने कहा तो वो आसमान की तरफ देखने लगी। तुम्हें पूरा दिन किचन में काम करना नहीं होता ना, इसीलिए तुम सच सबर कर रह सकती हो, मगर मुझे 1000 काम होते हैं। मैं तुम्हारी तरह कांच की गुड़िया नहीं बन सकती। और रही बात शिवांश की पसंद नापसंद की, तो उसे मैं हर रंग में पसंद हूँ। इसीलिए मेरे रंग रूप की चिंता करने की बजाय अपने भविष्य पर ध्यान दो, क्योंकि दूसरों के पतियों पर नज़र रखना बहुत बुरी बात है। वो उसकी तरफ देखे बिना शांत स्वर में बोली तो आशा गुस्से से भर उठी। जिस पति पर तुम्हें इतना घमंड है ना, अगर मैंने उसे तुमसे छीन न लिया तो मेरा नाम भी आशा नहीं। वो गुस्से से बोली तो आध्या ने दिलचस्पी से उसे देखा। कोशिश करके देख लो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में ये कभी संभव नहीं होगा। अब जाओ, मुझे सोना है, उसने कहा तो आशा गुस्से से पैर पटकती हुई कमरे से बाहर चली गई, जबकि आध्या की पलकों पर ठहरे आंसू टूटकर उसके गालों पर बिखर गए। तुम लूडो खेलने क्यों नहीं आ रही? तभी राहुल ने दरवाजे से झांक कर पूछा तो उसने तुरंत अपने आंसू पोंछ लिए। ये दोनों बहन भाई उसकी जान ही नहीं छोड़ते थे। मेरा मन नहीं कर रहा राहुल भाई, उसने जबरदस्ती की मुस्कान अपने चेहरे पर सजा ली। अरे मेरी प्यारी सी दोस्त, कुछ काम मन न होने के बावजूद भी किए जाते हैं, चलो ना, तुम्हारे बिना मजा नहीं आ रहा, उसने जोर दिया, मगर आध्या जाने को तैयार नहीं थी। नहीं राहुल भाई, प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है, उसने कहा तो वो धीरे से मुस्कुरा दिया। चलो ठीक है, लेकिन याद रखना कि मुझे तुम्हारे साथ जरूर खेलना है, लूडो नहीं तो कुछ और सही। वो दो अर्थी अंदाज में कहता हुआ चला गया, जबकि आध्या उसकी बातों पर ध्यान देने की बजाय शिवांश के व्यवहार से दुखी थी। मैं अब तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, तुम आशा के आते ही मुझे भूल जाते हो, उसने शिवांश की कल्पना से बात करते हुए अपनी चोटी खोल दी और बालों में कंघी करते हुए अपने कपड़ों पर एक नज़र डाली। शायद आशा ठीक कहती है, मैं सच में बहुत साधारण ढंग से रहती हूँ, उसने सोचते हुए अलमारी खोलकर अपने कपड़ों को देखा तो उसे पुराने कपड़ों के अलावा कुछ नजर नहीं आया।
फिर उसने अलमारी बंद कर दी और एक कमी के एहसास के साथ बेड पर सोने के लिए लेट गई। पता नहीं रात का कौन सा पहर था जब आध्या को कमरे में किसी की आहट महसूस हुई। पहले तो उसने इसे अपना वहम समझकर करवट बदल ली, मगर जब किसी ने उसके चेहरे पर हाथ रखा तो वो घबराकर उठ बैठी। आंखें खोलते ही उसकी नज़र एक नकाबपोश आदमी पर पड़ी जो उसके मुंह पर हाथ रखे उस पर झुका हुआ था। आध्या को लगा जैसे उसके पैरों से जान निकल गई हो। उस व्यक्ति की गहरी भूरी आंखों में इतनी डरावनी क्रूरता थी कि आध्या का गला सूख गया। वो चीखना चाहती थी, मगर उस आदमी का हाथ उसके मुंह पर होने की वजह से वो आवाज़ तक न निकाल सकी। तुम सिर्फ मेरी हो, और ख़बरदार जो तुमने शिवांश के करीब जाने की कोशिश की, वरना मैं उसे जान से मार दूंगा और तुम्हें उसके टुकड़े भी नहीं मिलेंगे। वो आदमी उसके कान के पास झुककर भारी आवाज़ में बोला तो आध्या की आंखों से आंसू बहने लगे। जितनी जल्दी हो सके उससे तलाक ले लो, वरना मैं उसकी ऐसी हालत कर दूंगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। और तुम्हें छूने का हक सिर्फ और सिर्फ मुझे है, मेरे अलावा किसी और को नहीं। इसलिए मेरे हक में किसी भी तरह की कमी मत करना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। उस आदमी ने आध्या की आंखों पर हाथ रखते हुए अपना मास्क उतारा और उसके दाएं गाल पर होंठ रखकर उसे अपने स्पर्श से छू लिया। आध्या से घटिया और घिनौने स्पर्श के लिए तैयार नहीं थी। तभी उसने हिलने की कोशिश करते हुए उस व्यक्ति को देखने की कोशिश की, मगर वो फिर से अपना चेहरा मास्क से ढकते हुए अब आध्या से दूर हो गया। कौन हो तुम? शिवा। आध्या ने शिवांश को पकाने की कोशिश की, मगर उससे पहले ही वो आदमी खिड़की लांघ कर बाहर चला गया था। शिवांश, आंटी। आध्या कांपते कदमों से चलती हुई कमरे से बाहर भागी थी, तो शिवांश उसकी आवाज़ सुनते ही अपने कमरे से निकल कर आया। क्या हुआ आध्या, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो नाइट सूट पहने चिंता से उसे पूछ रहा था। शिवांश, मेरे कमरे में कोई आया था, उसने मुझे घबराहट और डर के मारे वो अपनी बात पूरी नहीं कर पा रही थी। शिवांश ने उसका चेहरा थामकर उसे दिलासा दिया। कोई नहीं आध्या, तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा। रो मत और यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। शिवांश ने कहा तो वो जोर जोर से रोते हुए इनकार में सिर हिलाने लगी। मैंने कोई सपना नहीं देखा, मैं सच कह रही हूँ शिवांश। उसने मुझे हाथ लगाया और मुझे अपने गाल पर हाथ रखते हुए वो शर्म के मारे अपनी बात भी पूरी नहीं कर पाई। क्या किया उसने? बोलो आध्या। इस बार शिवांश का दिल भी घबरा गया तो आध्या उसके सीने से लगकर धीमी सी आवाज़ में रोने लगी। उसने रोते हुए पूरी बात बता दी तो शिवांश ने उसे अपने से अलग कर दिया। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया आध्या? कोई आदमी तुम्हारे साथ ऐसी बेखुदा हरकत करके चला गया और तुमने उसे करने दिया? तुम उसे धक्का मारकर खुद से दूर भी कर सकती थी। इधर आओ मेरे साथ। कहाँ से आया था वो? शिवांश उसका हाथ पकड़कर उसे खींचता हुआ कमरे तक ले आया जहाँ खिड़की बंद थी। ये खिड़की बंद कैसे हो गई? वो आदमी यहीं से आया था और यहीं से वापस गया, फिर ये खिड़की बंद कैसे हो गई? आध्या की आवाज़ से डर के मारे कांप रही थी, तो शिवांश आगे बढ़कर खिड़की खोलने लगा। ये बाहर से बंद हुई है, तुम यहीं रुको, मैं बाहर देखता हूँ। खिड़की को बंद देखकर शिवांश को भी शक हुआ तो वो आंगन में भागा जहाँ आध्या की खिड़की खुलती थी, मगर वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर ढूंढने के बाद वापस आया तो आध्या बिस्तर पर बैठी रो रही थी और आशा उसे कुछ सुना रही थी। तुमने ही बुलाया होगा उसे, वरना इस समय कोई आदमी किसी लड़की के कमरे में जाने की हिम्मत नहीं करता। सच सच बताओ, कौन था वो आध्या को और परेशान कर रही थी। तभी शिवांश अंदर आया और आध्या का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। आध्या, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जो भी था मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। और अब तुम इस कमरे में नहीं रहोगी, मैं तुम्हारा कमरा बदलवा देता हूँ। आशा की बातों को नज़रअंदाज करते हुए उसने आध्या को दिलासा दिया। तुम्हारी आंखों पर तो प्यार की पट्टी बन गई है शिवांश, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि इस सब में आध्या की भी मर्जी शामिल थी, वरना कोई आदमी गेट फांद कर अंदर कैसे आ सकता है। आशा ने शिवांश को भड़काने की कोशिश की तो उसकी गर्दन की नस तन गई। मुझे आध्या पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तुम हमारे बीच गलतफहमियां डालने की कोशिश मत करो और जाकर आराम से सो जाओ, उसने कहा। तो आशा उन दोनों को एक नज़र देखकर बाहर चली गई, जबकि शिवांश आध्या को सोफे पर बिठाकर खुद भी उसके पास बैठ गया। मैं कल ही तुम्हारी विदाई करवाकर तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा, परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। उसका सिर अपने सीने पर रखते हुए शिवांश ने उसे थपथपाया। उसने मुझे हाथ लगाया था और उसने कहा था कि शिवांश से दूर रहना, वरना मैं उसे मार दूंगा। और उसने ये भी कहा था कि मैं तुमसे तलाक ले लूं। मुझे बहुत डर लग रहा है शिवांश, वो बहुत खतरनाक आदमी था, वो उससे लिपटी से सकते हुए कह रही थी। शिवांश के माथे पर बल पड़ गया।
उसकी धमकियां साफ बता रही हैं कि वो तुम्हें पाना चाहता है, मगर उसे ये नहीं पता कि उसने शिवांश की पत्नी पर नज़र डालकर कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे तो मैं शमशान तक पहुंचा कर ही रहूंगा। और तुम? शिवांश ने उसे अपने से अलग करते हुए उसके आंसू पहुंचे। तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ मौजूद हूँ। चलो शाबाश, रोना बंद करो और सो जाओ। मैं यहीं सोफे पर बैठा हूँ। शिवांश ने अपनेपन से कहा तो उसने इनकार में सिर हिला दिया। नहीं, मुझे नहीं सोना, तुम मेरे पास रहो बस। उसने शिवांश का हाथ पकड़ लिया और डर से खिड़की की तरफ देखने लगी। अच्छा ठीक है, यहाँ सिर रख लो। उसने अपने कंधे की तरफ इशारा किया तो आध्या ने उसके कंधे पर सिर रख लिया। उसका हुलिया याद है? वो उसके हाथों को हल्के से सहलाते हुए पूछ रहा था। हाँ शिवांश। उसने नकाब पहन रखा था और उसकी आंखें भूरे रंग की थीं। बहुत अजीब सी आंखें थीं। मुझे उसकी आंखों से ही डर लग रहा था और उसके होंठ खुरदरे थे। बताते हुए आध्या की आंखें फिर से भीगने लगीं तो शिवांश ने गुस्से से अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे माफ़ कर दो आध्या, मेरे होते हुए कोई तुम्हें छूकर चला गया, मगर चिंता मत करो, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। यहाँ छुआ था ना उसने? उसके गाल पर हाथ रखते हुए शिवांश ने पूछा। हाँ, उसने कहा तो शिवांश ने नरमी से उसके गाल पर अपने होंठ रख दिए। तुम्हारे स्पर्श से मुझे घबराहट नहीं होती शिवांश, मगर जब उसने छुआ था तो मेरी रूह कांप गई थी। तुम उसे मार देना, मुझे उससे नफरत हो रही है। याद करते हुए वो फिर से रोने लगी थी। हाँ, मैं उसे मार दूंगा, तुम बस सो जाओ, उसने कहा। मगर आध्या उसके कंधे पर सिर रखे लगातार उसी आदमी के बारे में सोचती रही जिसने उसकी जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुल गईं। उसे हैरानी हुई कि वो अब तक शिवांश के कंधे पर सिर रखे सो रही थी। सुबह की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंख खुल गई। उसे हैरानी हुई कि वो अब तक शिवांश के कंधे पर सिर रखे सो रही थी और वो किसी गहरी सोच में डूबा उसे देख रहा था। उसकी आंख खुलते ही वो मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग मिसेज, यकीनन आपकी रात बहुत अच्छी गुजरी होगी, मगर मेरे बेचारे कंधे में दर्द हो गया है, उसने शरारत से कहा तो आध्या सीधी होकर बैठ गई। तुम सारी रात यहीं बैठे रहे? सॉरी, पता नहीं मेरी आंख कब लग गई। शर्मिंदा होते हुए उसने माफ़ी मांगी तो शिवांश खड़ा हो गया। कुछ नहीं होता, मैं तो पूरी रात तुम्हारे खूबसूरत चेहरे को देखता रहा हूँ और मेरी सारी थकान जाती रही। जब इतनी खूबसूरत बीवी सामने हो तो थकान किसे होती है? शिवांश ने आंख दबाई तो आध्या ने गहरी सांस ली। इतनी टेंशन में भी तुम्हें ऐसी बातें सूझ रही हैं? वो उदास होकर बोली। तो क्या करूं? तुम इतनी प्यारी हो कि मेरा दिल शरारती हो जाता है, शिवांश ने उसकी चिंता कम करने के लिए मजाक में कहा तो आध्या ने मेज की दराज से बिस्कुट निकालकर उसे दे दिया। ये खा लो और अब जाओ यहाँ से, बेकार में तमाशा बन जाएगा, उसने कहा तो शिवांश ने मासूमियत से सिर हिला दिया। अच्छा ठीक है, चला जाता हूँ। वैसे रात को तो तुम मुझसे लिपट रही थी और अब तुमने आंखें ही सर पर रख ली। वेरी बैड, वो दुखी होने का नाटक करते हुए बोला तो आध्या उसके करीब आ गई। कोई आदमी मेरे कमरे में घुस आया था और उसने बड़ी बेधड़क होकर मुझे इतनी धमकियाँ दी, मेरा दिमाग फट रहा है कि पता नहीं वो कौन था और क्या चाहता था, मगर तुम तो ऐसे प्रतिक्रिया कर रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं, आध्या ने कहा तो शिवांश हल्के से मुस्कुरा दिया। मैं तुम्हारी तरह रो नहीं सकता आध्या, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से वो आदमी तुम्हारे करीब भी नहीं फटकेगा। इसीलिए अब इस घटना को दिमाग से निकालने की कोशिश करो और ये बात किसी को मत बताना। लोग बातों को गलत रंग देकर लड़कियों को बदनाम कर देते हैं। शिवांश ने उसे समझाया तो वो सिर हिला गई। वेरी गुड, चलो अब नाश्ता करते हैं। वो उसे साथ लेकर बाहर आया जहाँ आशा और उसकी माँ सरला जी के कान भरने में लगी हुई थी। हाँ, मगर राहुल सुबह ही वापस चला गया था। रात को इतना बड़ा हादसा हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं, और सारी रात उसके कमरे में रहने की क्या ज़रूरत थी? ये कोई छोटी बच्ची तो नहीं कि अपनी रक्षा न कर सके, सरला जी ने शिवांश को देखते ही डांट दिया। ये मेरी जिम्मेदारी है माँ, और जब आप इतनी चीख पुकार सुनने के बाद भी नहीं आई तो मुझे ही इसके पास रहना था ना। शिवांश ने जिंदगी में पहली बार अपनी माँ से तीखे स्वर में बात की थी तो वो दुख और गुस्से से आध्या को घूरने लगी। ये तो हर समय रोती ही रहती है। तो मुझे क्या पता था कि रात को क्या हुआ, और सच कहूँ तो मुझे तो यही लगता है कि ये सब आध्या की मर्जी से हुआ है। क्यों आध्या, कौन था वो, और तुम उसे जानती थी या नहीं? सरला जी ने नफरत भरे लहजे में पूछा तो आध्या की आंखों में नमी उतर आई। मैं उसे नहीं जानती थी, उसने बहुत छोटे और टूटे स्वर में जवाब दिया तो शिवांश ने चुपचाप उसके कप में चाय डाल दी। नाश्ता करो, उसने अपनी माँ से बहस करने की बजाय आध्या से नरमी से कहा। मुझे भूख नहीं है,
अपने चरित्र पर बार बार उठती उंगलियां देखकर उसका दिल जैसे हर चीज से भर गया था। इसीलिए वो नाश्ता अधूरा छोड़कर धीरे से उठ गई। आप सब लोग मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें। अब अगर किसी ने मेरी पत्नी पर जरा सी भी तोहमत लगाई तो मैं किसी का लिहाज नहीं करूंगा, और अगर आज के बाद उसकी आंख में आप लोगों की वजह से एक भी आंसू आया तो मैं उसे यहाँ से लेकर अलग हो जाऊंगा। शिवांश ने इस बार सीधे और सख्त शब्दों में सबको चेतावनी दी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? वो लड़की तुम्हें अपनी माँ से भी ज्यादा प्यारी हो गई है क्या, जो तुम मुझे छोड़ने तक को तैयार हो गए? सरला जी ने गुस्से से लाल पड़ते हुए कहा तो शिवांश भी बिना नाश्ता किए ही खड़ा हो गया। जब आप दूसरों की बातों में आकर मेरी पत्नी पर इल्जाम लगा सकती हैं तो मैं भी आपको छोड़कर जा सकता हूँ, और आज शाम को ही अपने रिश्तेदारों को विदाई की दावत दे दें। अब मैं आध्या को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ सकता, उसने बेहद साफ और अडिग लहजे में कहा और तेज कदमों से अपने कमरे की ओर चला गया। जबकि आशा गुस्से से सरला जी को घूरने लगी। आपने सुना अभी शिवांश ने क्या कहा? आप तो कह रही थी कि मैं बहाने से उसे विदाई करने से रोक के रखूंगी। मैं बता रही हूँ आंटी, अगर शिवांश ने उस लड़की की विदाई करवा ली ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो गुस्से में जमीन पर पैर पटकती हुई घर से बाहर निकल गई और उसकी माँ भी घबराकर उसके पीछे पीछे चली गई। उसे शिवांश ने रात के फंक्शन के बारे में बता दिया था और वो खुश भी थी, इसीलिए डर को दिल से निकालकर वो विदाई के लिए तैयार होने लगी। पिंक रंग का लहंगा पहने, बालों को कमर पर खुले छोड़कर आध्या आईने के सामने मेकअप कर रही थी कि तभी उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। वो उठी और दरवाजा खोल दिया, मगर सामने खड़े आदमी को देखते ही उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल गया। वो भूरी आंखों वाला नकाबपोश था जिसने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया और सीधा आध्या पर बंदूक तान दी। आध्या ने सपने में भी नहीं सोचा था कि सबके घर में मौजूद होने के बावजूद भी वो आदमी सीधे उसके कमरे तक पहुंच जाएगा। डर के मारे वो चीखने ही वाली थी कि उससे पहले ही उस आदमी ने उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख दी थी। खबरदार, अगर जरा सी भी आवाज निकाली तो तुम्हें प्यार से समझाया था ना, मगर तुम नहीं समझी, इसलिए मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। उसने आध्या को दीवार से सटा दिया तो उसकी जान जैसे होंठों तक आ गई। मुझे जाने दो प्लीज, मेरे साथ कुछ गलत मत करना प्लीज, मैं किसी की अमानत हूँ। वो कांपती आवाज में उससे विनती करने लगी, मगर उस आदमी ने गुस्से से उसका मुंह दबा लिया। अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत करना होता तो बहुत पहले कर चुका होता, मगर मुझे तुम हमेशा हमेशा के लिए चाहिए, इसीलिए इस विदाई से इनकार कर दो और शिवांश से तलाक लेकर मेरे पास आ जाओ हमेशा हमेशा के लिए, वरना तुम्हें पाने के लिए मैं उसे मार डालूंगा। उस आदमी ने ठंडी मगर डरावनी आवाज में धमकी दी, जबकि आध्या लगातार कांपते हुए रो रही थी। बोलो, तलाक लोगी उसे या नहीं? वो उसके बेहद करीब आते हुए फुसफुसाया तो आध्या का दिल जैसे रुकने लगा। कौन हो तुम और ये सब क्यों कर रहे हो? उसकी आवाज़ गले में ही अटक गई। वो आदमी हल्की सी मुस्कान के साथ उससे दूर हुआ, फिर बेड पर रखा उसका दुपट्टा उठाकर उसका चेहरा अपनी ओर मोड़ दिया। अगले ही पल उसने वही दुपट्टा आध्या की आंखों पर बांध दिया और फिर उसे दीवार से सटा दिया। तुम जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? वो उसके चेहरे के बेहद करीब झुका, उसे छूने की कोशिश करने लगा तो आध्या उसकी गर्म सांसों को महसूस करते हुए घबराकर दाईं ओर खिसक गई। नहीं मेरी जान, अभी मुझे जान लेना तुम्हारे हक में बेहतर नहीं। उसने उसके दोनों हाथ कसकर पकड़ लिए और अचानक अपने खुरदरे होंठ उसके चेहरे पर रख दिए। आध्या रोते हुए उसकी पकड़ से निकलने की कोशिश करती रही, मगर डर और कमजोरी के कारण वो खुद को हिला तक नहीं पा रही थी। मैं तुम्हारा अक्स हूँ आध्या, और तुम पर सिर्फ मेरा हक है। ये शिवांश तुम्हारे काबिल नहीं है, तुम उससे तलाक ले लो ताकि हम एक हो सकें। तुम समझ रही हो ना? इस बार उस आदमी ने नरमी से कहा, मगर आध्या डर से कांपती हुई बस रोती रही कि तभी कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई तो उस आदमी ने जल्दी से अपना नकाब ठीक किया और खिड़की से छलांग लगाकर आंगन में कूद गया। उसके जाते ही आध्या ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत अपनी आंखों से दुपट्टा हटाया और टिश्यू से अपना चेहरा साफ करते हुए दरवाजा खोल दिया। सामने शिवांश खड़ा था। क्या हुआ है तुम्हें? ये काजल क्यों फैला हुआ है? तुम रो रही थी आध्या? शिवांश ने चिंता से पूछा तो उसने तुरंत सिर हिला दिया। नहीं, बस मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती, उसने नजरें चुराते हुए कहा तो शिवांश ने अविश्वास से उसे देखा। ये क्या कह रही हो? आज हमारी विदाई है और मैंने इतनी मुश्किल से माँ को मनाया है। शिवांश हैरानी में डूबा हुआ था। मुझे तलाक चाहिए शिवांश, और तुम मुझसे बस दूर ही रहा करो।
उसने बिना उसकी आंखों में देखे कहा तो शिवांश ने उसका बाजू पकड़कर उसका चेहरा अपनी ओर कर लिया। क्या हुआ है, क्यों इतनी डरी हुई हो? उसे आध्या की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। वो फिर से आया था शिवांश, वो बहुत खतरनाक है। तुम प्लीज़ मुझसे दूर रहो, मुझे तलाक दे दो, वरना वो तुम्हें मार देगा। प्लीज़ शिवांश, वो बेबसी से कहते हुए ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। कब आया था और क्या कह रहा था? शिवांश ने अपने अंदर उठते गुस्से को मुश्किल से काबू में रखते हुए पूछा। अभी, जब तुमने दरवाज़ा खटखटाया तभी वो खिड़की से भाग गया। उसके पास बंदूक भी थी और वो कह रहा था कि अगर मैंने तुमसे तलाक नहीं ली तो वो तुम्हें मार देगा। शिवांश, आध्या कांपती आवाज़ में सारी बात बताती चली गई। शिवांश ने बिना कुछ कहे टिश्यू उठाया और उसके चेहरे पर फैले आंसू और काजल को धीरे धीरे साफ करने लगा। फिर उसे कुर्सी पर बिठाकर खुद उसके सामने बैठ गया। रोना बंद करो और अपना मेकअप ठीक करो। मैंने पुलिस में रिपोर्ट कर दी है, वो लोग उसे ढूंढ लेंगे। उसने उसे दिलासा दिया, मगर आध्या सिर झुकाए लगातार रोती रही। वो बहुत घटिया आदमी है, वो मेरे जिस्म को पाना चाहता है। तो मुझे बचा लो शिवांश, वरना वो मुझ पर हावी हो जाएगा। वो सिसकते हुए गिड़गिड़ाई तो शिवांश ने तुरंत उसका सिर पकड़कर अपने सीने से लगा लिया। मैं हमेशा देर कर देता हूँ, काश मैं तुम्हें अकेला न छोड़ता, मगर अब चिंता मत करो, वो आदमी यहीं घर में ही कहीं होगा, क्योंकि मैंने अपने लोगों को पूरे घर के चारों तरफ खड़ा कर दिया है। तुम अपना ये ख़राब मेकअप ठीक करो और मेरे साथ बाहर चलो। उसने खुद ही उसके होंठों पर लिपस्टिक लगाई और फिर उसे थामकर बाहर ले आया। अरे शिवांश, अभी तो इसका हाथ छोड़ दो, लगता है तुम तो बीबी की गुलामी का अवार्ड लेने वाले हो। आशा ने उन्हें देखते हुए ताना मारा तो शिवांश हल्के से मुस्कुराया। अगर बीबी की गुलामी का कोई अवार्ड होता तो मैं उसे बड़े गर्व से लेता, लेकिन दूसरों के मामलों में टांग अड़ाने का अवार्ड लेते हुए तुम्हें शायद शर्म जरूर आएगी। शिवांश ने उसकी बात का ऐसा जवाब दिया कि वो चुप रह गई। तभी राहुल उसे ढूंढता हुआ वहां आ गया। आशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें माँ बुला रही हैं, उसने कहा। शिवांश आध्या को साथ लेकर आगे बढ़ने लगा, मगर तभी उसकी नज़र अचानक राहुल के होंठों पर पड़ी, जो खुरदरे और सूखे थे। एक पल के लिए शिवांश के दिल में शक की एक तेज लहर उठी, मगर अगले ही पल उसकी काली आंखों को देखते हुए उसने अपना सिर झटक दिया और आध्या को साथ लेकर आंगन में आ गया, जहाँ मेहमान धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। शिवांश ने आध्या को स्टेज पर बिठाया और खुद मेहमानों से मिलने जुलने में लग गया। आओ शिवांश, हम ग्रुप फोटो ले लेते हैं। पीछे से आशा की आवाज़ आई तो वो आध्या के साथ आकर बैठ गया। आध्या डरी सहमी मुश्किल से अपने आंसू रोक कर बैठी थी। शिवांश उसकी हालत महसूस कर सकता था, इसीलिए उसने धीरे से आध्या का हाथ थाम लिया। मैं हूं ना पास, डरो मत, उसने आंखों के इशारे से उसे भरोसा दिलाया। तो आशा उनके जुड़े हाथों को देखकर दांत पीस कर रह गई। ये मिठाई खाओ ना शिवांश, तुम्हारे फेवरेट गुलाब जामुन बनवाए हैं तुम्हारी माँ ने। आशा ने उसके सामने मिठाई की प्लेट रखी तो शिवांश ने गुलाब जामुन उठाकर मुंह में डाल लिया। तुम रहने दो, तुम्हारी लिपस्टिक खराब हो जाएगी, आशा ने आध्या से कहा और प्लेट उठाकर किचन में रखने चली गई। फिर सब लोग फोटोशूट में लग गए, मगर फिर थोड़ी ही देर के बाद शिवांश का मन घबराने लगा, उसे चक्कर आने लगे। उसने अपना सिर थाम लिया, मगर उसके सामने सारे मंजर घूमने लगे। उसने सोफे का सहारा लेने की कोशिश की, मगर वो खुद को संभाल नहीं पाया और सीधे सोफे पर गिर पड़ा। उसके बेहोश होते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। हर कोई घबरा गया था और आध्या दर्द और हैरानी में उसे हिलाने लगी। आशा ने तुरंत एम्बुलेंस को फ़ोन किया और सरला जी के साथ शिवांश को लेकर अस्पताल चली गई। आध्या भी अस्पताल जाना चाहती थी, मगर आशा ने उसे रोक दिया। हे भगवान, प्लीज़ शिवांश को ठीक कर दो, उसे कुछ मत होने देना, उसकी सारी तकलीफ़ें मेरे हिस्से में डाल दो, लेकिन उसे बचा लो। हे मेरे भगवान, मुझ पर रहम कर दो, शिवांश के अलावा मेरा कोई नहीं है और मैं उसके बिना नहीं रह सकती, प्लीज़ उसे बचा लो। उसके आंसू गालों पर ओस की बूंदों की तरह चमक रहे थे और उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। तभी अचानक दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा और सामने उसे नकाबपोश आदमी को खड़ा देखकर गुस्से से खड़ी हो गई। कौन हो तुम और क्यों मेरी जिंदगी के पीछे पड़े हो? मेरी खुशियों का गला घोंटने क्यों आ गए हो? तुमने ही शिवांश को नुकसान पहुंचाया है ना? तुमने ही उसे मुझसे छीनने की कोशिश की है ना? सुन लो, अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। वो गुस्से में शेरनी बनकर उसकी तरफ बढ़ी तो उसने आध्या का बाजू कसकर पकड़ लिया और उसका रुख दूसरी तरफ मोड़ दिया। दर्द से उसके मुंह से एक दिल दहला देने वाली चीख निकल गई। जुबान संभाल कर बात करो, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी शिवान से तलाक ले लो, मगर तुमने मेरी बात को मजाक समझा।
अब उसके मरने की तैयारी करो, क्योंकि जो जहर मैंने मिठाई में मिलाया है ना, उससे शिवांश के बचने की उम्मीद लगभग ख़त्म है। माय डियर प्रिंसेस, अब तुम सिर्फ मेरी हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें इस घर से उठाकर अपने साथ ले जाऊंगा, शादी भी करूंगा, सुहाग रात भी मनाऊंगा। जो सपने शिवांश सजा रहा था वो सारे सपने मैं पूरे करूंगा अपने लिए। वो आदमी आध्या के कान के पास झुककर धीमे मगर खौफनाक अंदाज में फुसफुसाया तो आध्या का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। तुमने मेरे पति को जहर दिया है, धिक्कार है तुम पर। भगवान करे तुम्हें कभी सुकून न मिले, तुम्हारी हर सांस दर्द बन जाए और तुम तड़प तड़प कर मरने की दुआ मांगो। शिवांश की हालत का ख्याल आते ही उसका डर गुस्से में बदल चुका था। वो उस आदमी पर बरस रही थी जिसने उसकी हंसती खेलती जिंदगी को राख बना दिया था। बद्दुआओं से मुझे डराने की कोशिश मत करो आध्या, बहुत जल्द तुम मेरे कब्जे में होगी। और शायद तुम्हें पता नहीं, इस वक्त इस घर में तुम्हारे और मेरे अलावा कोई नहीं है। इसीलिए अगर अपनी भलाई चाहती हो तो चुपचाप मेरी बात मान लो, उसने ठंडी मगर डरावनी आवाज में कहा। तो आध्या उसे धक्का देकर उसकी पकड़ से निकलने लगी, मगर उसने उसे फिर से अपने सामने खींच लिया। उसी पल आध्या ने पूरी ताकत से उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज कमरे में फैल गई और उसका मास्क चेहरे से गिर गया। अगले ही पल आध्या की आंखें डर और हैरानी से फैल गईं। वो वहीं पत्थर की तरह जड़ हो गई। सामने जो चेहरा था उसे देखकर उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो कोई अजनबी नहीं था, वो आशा का बड़ा भाई राहुल था, जिसने आंखों में लेंस लगा रखे थे और आवाज़ बदल ली थी, जिसे वो हमेशा राहुल भाई कहकर बुलाती थी। तो इतने दिनों से वही उसे डराता, धमकाता और पीछा करता रहा था। ये सच्चाई आध्या के लिए किसी तूफान से कम नहीं थी। वो एकदम से 2 कदम पीछे हट गई। राहुल भाई, उसके होंठ कांप उठे और अगले ही पल राहुल की हरकतों को याद करते ही आध्या के पूरे शरीर में घिन की लहर दौड़ गई। भाई मत कहो मुझे मेरी जान, अब जब सच्चाई सामने आ ही गई है तो आओ, इन दूरियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देते हैं। राहुल ने बेहयाई से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया, मगर आध्या ने खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश की। ये आप क्या करें राहुल भाई, मैं आपके लिए आपकी बहनों जैसी हूँ और आप इतने दिनों से मेरे साथ ये सब करते रहे। आपको क्या हो गया है? बचपन से हम साथ खेले हैं, साथ बड़े हुए हैं, फिर आप मेरे बारे में इतनी गंदी सोच कब से रखने लगे? मुझे छोड़ दीजिए, वरना मैं सबको बता दूंगी कि आपने मेरे साथ कैसी घिनौनी हरकतें की हैं। मैं समझती रही कि कोई बाहर का खतरनाक आदमी है, लेकिन वो तो आप निकले। मुझे आपसे घिन आ रही है राहुल भाई। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करती रही और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। तुम मुझे हमेशा से अच्छी लगती थी आध्या, लेकिन बचपन में भी तुम मुझे छोड़कर शिवांश के साथ खेलने लग जाती थी। मुझे छोड़कर उसी को अपने स्कूल की बातें सुनाती थी और मैं तुम्हारी एक नज़र के लिए तरसता रह जाता था। फिर धीरे धीरे तुमने शिवांश के लिए मुझे पूरी तरह नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया। मैं पूरे दिन मेहनत करके तुम्हारे लिए बर्थडे प्लान करता था और तुम शिवांश के एक छोटे से दिए हुए तोहफे को ज़्यादा अहमियत देती थी, उसकी तारीफ करती थी। तुम्हें हर वक्त वही दिखाई देता था और मैं जैसे तुम्हारी नज़रों में कहीं था ही नहीं। मैंने सोचा था एक दिन तुम्हारे लिए रिश्ता भेजूंगा, मगर शिवांश ने इस बार भी मुझे हरा दिया और तुमसे शादी कर ली। जिस रात तुम्हारी शादी हुई थी उसी रात मैंने ठान लिया था कि तुम्हें हर हाल में हासिल करूंगा और शिवांश को तुमसे अलग कर दूंगा। और देखो, आज मेरा बदला पूरा हो गया। अब तुम सिर्फ मेरी हो और वो शिवांश वहाँ तड़प तड़प कर मर जाएगा। राहुल ने अपने अंदर भरी नफरत उगल दी तो आध्या ने उसे जोर से धक्का देकर खुद को उसकी पकड़ से छुड़ा लिया। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शिवांश को कुछ भी हुआ ना तो आप भी नहीं बचेंगे। मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आप इतनी नीच हरकत तक गिर सकते हैं। जलन और नफरत ने आपको इतना अंधा कर दिया कि आप रिश्तों की पवित्रता भी भूल गए। लेकिन भगवान सब देख रहा है, वो मेरे शिवांश को जरूर बचाएगा और आपको आपकी सजा जरूर मिलेगी, उसने कांपती मगर मजबूत आवाज में कहा। तो राहुल के होंठों पर एक जहरीली हंसी फैल गई। तुम्हारा शिवांश अब नहीं बचेगा आध्या, और बहुत जल्द तुम मेरे साथ होने वाली हो। इसीलिए बेहतर है कि अपना ये मुंह बंद रखो, और अगर खोल भी लिया तो याद रखना, कोई भी तुम पर यकीन नहीं करेगा। एक अनाथ बेबस लड़की की बात पर भला कौन भरोसा करेगा? उल्टा बदनामी तुम्हारी होगी। इसीलिए अगर तुम पूरे परिवार में खुद को बदनाम करना चाहती हो तो शौक से मेरा नाम ले लेना, बाकी तुम खुद समझदार हो। वो उसके चेहरे को नरमी से छूता हुआ बाहर निकलने लगा तो आध्या ने उसे रोक लिया। क्या आशा भी आपकी इस हरकत के बारे में जानती है? हाँ, वो शिवांश को पाना चाहती थी और मैं तुम्हें, इसीलिए हमने मिलकर तुम्हें डराने का प्लान बनाया ताकि तुम शिवांश से तलाक ले लो।
लेकिन तुम तो उम्मीद से ज़्यादा जिद्दी निकली, इसीलिए मुझे शिवांश की मिठाई में जहर मिलाना पड़ा। हालांकि मैंने आशा को जहर के बारे में नहीं बताया था। मैंने उसे सिर्फ यही कहा था कि ये बेहोशी की दवा है, वरना वो मुझे ऐसा करने नहीं देती। अभी भी वो अस्पताल से मुझे बार बार फ़ोन कर रही है कि तुमने जहर क्यों मिला दिया। मगर मैं क्या करूं मेरी जान, मैं अपने और तुम्हारे बीच किसी दूसरे को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। वो घिनौनी मुस्कान के साथ कहता हुआ बाहर निकल गया, जबकि आध्या बेदम होकर सोफे पर बैठ गई। उसके कांपते हाथ को अपने सीने पर रखा और अपनी सांसें संभालने की कोशिश करने लगी। आंसू लगातार गिर रहे थे। रिश्तों का ये भयानक चेहरा देखकर उसका दिल जैसे टूट गया था। कुछ देर के बाद वो जैसे किसी फैसले पर पहुंची। उसने उठकर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद किया उसने उठकर कमरे का दरवाजा बंद किया और बाहर चली गई। रात के उसी पहर वो अस्पताल पहुंची थी। सरला जी और आशा ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठी थीं। वो उन दोनों पर एक नज़र डालते हुए ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे के पास आई और अंदर देखने की कोशिश की, मगर पर्दे की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी मनहूसियत की वजह से शिवांश की ये हालत हुई है। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूंगी। आशा उठकर उसके पास आई और दबे गुस्से में बोली, तो आध्या ने अपने आंसू रोक लिए। शिवांश की यह हालत किसकी वजह से हुई है ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी, इसलिए मेरा मुंह मत खुलवाओ, वरना मैं तुम दोनों बहन भाई के काले कारनामे सबको बता दूंगी। और बस एक बार शिवांश को होश में आने दो, फिर वो खुद तुम दोनों से हिसाब लेगा। दिल की घबराहट को काबू करते हुए वो मजबूती से बोली, तो आशा के चेहरे का रंग एक पल के लिए बदल गया। उसे यकीन न हुआ कि आध्या को उनके खेल के बारे में पता चल चुका है। अच्छा हुआ कि तुम्हें पता चल गया। खैर, तुम इतनी भी बच्ची नहीं हो कि ये ना समझो कि अगर तुमने मुंह खोला तो नुकसान सिर्फ तुम्हारा होगा। मैं और राहुल भाई तो वैसे ही सबकी आंखों के तारे हैं, इसीलिए कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेगा। इसलिए चुप रहना ही तुम्हारे लिए बेहतर है। और अगर राहुल भाई तुम्हें हर रात डराकर परेशान कर सकते हैं, शिवांश की मिठाई में जहर मिला सकते हैं, तो वो तुम्हें हमेशा के लिए खामोश भी कर सकते हैं। इसीलिए अपनी इज्जत और जान की हिफाजत खुद करो। मुझे लगता है अब तुम सब समझ गई होगी, है ना? आशा ने उसे धमकी दी तो आध्या के होंठों पर एक तंज भरी मुस्कान आ गई। हाँ, बहुत अच्छी तरह समझ आ गया है। हमारे साथ जो खेल तुम लोगों ने खेला है वो मुझे पूरी तरह समझ आ गया है। मगर याद रखना, भगवान की लाठी बेआवाज होती है। इतना कहकर वो जाकर बेंच पर बैठ गई और शिवांश के लिए प्रार्थना करने लगी, जबकि सरला जी उसे नापसंदगी से देखती रहीं। सुबह की रोशनी ने पूरे शहर को अपनी चादर में लपेट लिया तो डॉक्टर ने उन्हें शिवांश के होश में आने की खबर दी। सरला जी ने भगवान का धन्यवाद किया, जबकि आशा ने भी राहत की सांस ली। मगर आध्या, जो पूरी रात जागते हुए भगवान के सामने रोती रही थी, शिवांश की जिंदगी की भीख मांगती रही थी, दीवानी सी शिवांश के कमरे की तरफ भागी। उसे ऑपरेशन थिएटर से कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था और अब वो होश में था और एक अटेंडेंट को उससे मिलने की इजाज़त दे दी गई थी। आध्या ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, शिवांश ने उसकी आहट पहचानते हुए दरवाजे की तरफ देखा। आई एम सॉरी शिवांश, आई एम रियली सॉरी। वो सिसकियों से रोते हुए उसके पास आई तो शिवांश ने उसके आंसू देखकर तड़प कर उठने की कोशिश की, मगर अभी उसमें इतनी ताकत नहीं थी। किस चीज़ की माफ़ी मांग रही हो? उसने बेहद कमज़ोर आवाज़ में पूछा। मगर आध्या ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके पास बैठकर उसके माथे पर अपने नरम होठों का स्पर्श बिखेर दिया। शिवांश मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? वो उसके चेहरे को बार बार चूमती जा रही थी और अपने आंसुओं से शिवांश का चेहरा भिगो रही थी, जबकि शिवांश हैरानी से उसे देखता रहा। आज से पहले उसने आध्या का इतना बेचैन और बेकाबू रूप कभी नहीं देखा था। मैं ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। कमजोरी की वजह से उसने बस इतना ही कहा तो आध्या ने उसका हाथ पकड़कर अपनी आंखों से लगा लिया। तुम्हें मुझ पर कितना भरोसा है शिवांश? आध्या ने उसका हाथ थामे आंसुओं के बीच पूछा तो शिवांश ने गहरी सांस लेकर अपनी तकलीफ कम करने की कोशिश की। खुद से भी ज़्यादा, सारी दुनिया से ज़्यादा, उसने कहा। तो आध्या ने प्यार से उसका हाथ चूम लिया। तो इस बात पर यकीन कर लो कि ये सब आशा और राहुल भाई का किया हुआ है। उन दोनों ने मिलकर हमें बर्बाद करने की कोशिश की है। तुम्हारी मिठाई में जहर राहुल ने मिलाया था और मुझे रात को वही डराते थे। उसने बात अधूरी छोड़कर शिवांश के चेहरे के भाव देखे, जो काफ़ी हद तक खतरनाक हो गए थे। मुझे उस पर शक था, मगर मैंने बहम समझकर उसे जाने दिया। लेकिन तुम्हें ये सब कैसे पता चला? तुम तो ठीक हो ना? कहीं उसने तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं की?
शिवांश ने चिंता से पूछा तो उसने इनकार में सिर हिला दिया। मुझे उन्होंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। आज रात वो हमारे कमरे में आए थे और मुझे डराने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन हाथापाई में उनका नकाब उतर गया। वो आंखों में लेंस लगाते थे और आवाज़ भारी करके इस तरह बोलते थे कि मैं उन्हें पहचान ही नहीं पाती थी। और उन्होंने खुद मुझे बताया कि ये सब उन्होंने जलन की वजह से किया। वो मुझसे शादी करना चाहते थे और आशा आशा तुम्हें पाना चाहती थी। ये सब इतने बुरे क्यों हैं शिवांश? वो रोते हुए पूछ रही थी। शिवांश ने दर्द से अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम चिंता मत करो, अब मैं उसे बताऊंगा कि उसने किसकी पत्नी पर गंदी नज़र डाली है। तुम यहीं मेरे पास बैठी रहो। कमजोरी की वजह से उसने ज़्यादा बात करने की बजाय आध्या को अपने पास रहने को कहा, तो वो खामोशी से रोते हुए उसे देखती रही। बहुत दर्द हो रहा है। उसे शिवांश की तकलीफ देखी नहीं जा रही थी। शारीरिक दर्द से ज़्यादा दिल का दर्द है आध्या। जिन लोगों पर भरोसा हो वही धोखा दे दे तो बहुत तकलीफ होती है। मैंने आशा को हमेशा बहुत अहमियत दी और राहुल को भी भाई की तरह समझा, लेकिन उन्होंने मेरी पीठ पीछे इतना बड़ा वार किया। मुझे अफसोस हो रहा है कि उस रात मैं तुम्हें छोड़कर उनके साथ लूडो खेलता रहा। मैंने तुम्हें बहुत रुलाया है ना? शिवांश ने पछतावे से पूछा तो आध्या ने अपने आंसू पोंछ लिए। मैं तो वैसे भी बहुत भावुक हूँ, तुम्हारी जरा सी बेरुखी पर रो पड़ती हूँ, मगर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें एक बात बताऊँ, मैंने आशा की सारी बातें अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर ली हैं और अब पूरे परिवार को इन दोनों की सच्चाई बताएंगे। उसने उम्मीद से कहा तो शिवांश ने उसका हाथ थाम लिया। अभी हमें ऐसा कुछ नहीं करना, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, अभी ये मामला मैं खुद संभाल लूँगा, शिवांश ने कहा तो आध्या ने सिर हिला दिया। मुझसे आज से पहले कभी एहसास नहीं हुआ कि तुम मेरे लिए इतने ज़रूरी हो। मेरी तो जान जैसे निकल रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं भी मर जाऊंगी। तुमने मुझे बहुत तड़पाया है और आज मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं। मेरा सब कुछ तो तुम ही हो शिवांश। वो गहरे जज्बात से बोली तो शिवांश इतनी परेशानी में भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। मैं भी तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। होश में आते ही सबसे पहले मुझे तुम्हारा नाम याद आया था, तुम्हारा ख्याल आया था, क्योंकि मेरे अलावा तुम्हारा कोई नहीं है। लेकिन आध्या, तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा। मैं जानता हूँ कि परिवार में कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, मगर तुम्हें खुद को बहादुर बनाना होगा। तुम शिवांश की पत्नी और उसका प्यार हो। तुम पर आत्मविश्वास और मजबूती अच्छी लगती है। शिवांश ने कहा तो वो मुस्कुरा दी। तुम्हारा साथ ही तो मुझे मजबूत बनाता है। अगर तुम पूरी जिंदगी मेरे साथ रहोगे तो मैं और मजबूत हो जाऊंगी, उसने प्यार से कहा तो शिवांश ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं, जबकि आध्या उसकी बंद आंखों को देखकर अपने आंसू रोकने की कोशिश में खुद को संभाल रही थी। 3 दिन तक वो लगातार शिवांश के साथ अस्पताल में रही थी। आशा उसी रात वापस चली गई थी, जबकि सरला जी की भी तबीयत खराब होने की वजह से वो घर चली गई थी। और इन 3 दिनों में आध्या अकेले ही शिवांश के पास साए की तरह रही। आज शिवांश को अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी तो वो आध्या के साथ घर आ गया। अब उसकी तबीयत पहले से काफ़ी बेहतर थी। परिवार के सभी लोग घर में जमा थे, मगर शिवांश किसी से बात करने की बजाय सीधे कमरे में चला गया और आध्या से दरवाज़ा बंद करने को कहकर लेट गया। आशा तुमसे मिलना चाहती है, आध्या ने उसे बताते हुए दरवाज़ा बंद किया। मुझे किसी से नहीं मिलना, तुम भी थोड़ी देर सो जाओ। 3 दिनों से लगातार जाग रही हो, बीमार पड़ जाओगी। शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ बिस्तर पर बिठा लिया तो वो थकी हुई आंखों से उसे देखने लगी। तुम बहुत उदास हो ना? उसका गाल पर हाथ फेरते हुए आध्या ने अपनेपन से पूछा। पता नहीं, बस दिल हर रिश्ते से उचाट हो गया है, शिवांश ने उसका हाथ नरमी से पकड़ते हुए कहा तो आध्या की आंखें भीग गईं। मुझसे भी? उसने पूछा तो शिवांश हल्का सा मुस्कुरा दिया। तुमसे मेरा दिल उचड़ सकता है क्या? तुम तो मेरी रूह में बसती हो आध्या। तुम्हारे बिना तो मुझे सांस लेना भी मुश्किल लगता है, मगर मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। शिवांश जब से होश में आया था वो उससे आंखें नहीं मिला पा रहा था। तुम्हारी कोई गलती नहीं है शिवांश, ये तो सब किस्मत में लिखा हुआ था, इसीलिए खुद को दोषी मत समझो और मेरी तरफ देखो, मैं तुम्हारी आध्या हूँ। उसने शिवांश को शर्मिंदगी से बाहर निकालना चाहा तो वो उसकी तरफ देखने लगा। हाँ, तो मेरी आध्या हो, सिर्फ मेरी आध्या। उसने भावुक होकर आध्या का चेहरा थामा और उसके माथे पर अपने होंठ रख दिए तो आध्या ने सुकून से आंखें बंद कर लीं। यहाँ भी आध्या ने अपना गाल आगे किया तो शिवांश मुस्कुराया और उसके गाल पर भी प्यार से चुंबन दे दिया। आई लव यू, आध्या ने अपने प्यार का इजहार किया, मगर शिवांश के कुछ कहने से पहले ही उनके कमरे के बाहर शोर होने लगा। किसी ने जोर जोर से दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया था। आध्या ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने ही आशा और परिवार के बाकी लोग खड़े थे।
सबसे आगे सरला जी थीं, जिन्होंने आते ही एक जोरदार थप्पड़ आध्या के चेहरे पर मार दिया, जिससे कि वो लड़खड़ाकर पीछे हो गई। शिवांश अपना दर्द भूलकर तुरंत उठकर खड़ा हुआ। ये आप क्या कर रही हैं मामा? आध्या को अपने पीछे छिपाते हुए वो उनके सामने आकर खड़ा हो गया, तो उन्होंने आशा का फोन उसकी तरफ बढ़ा दिया। ये देखो अपनी बीबी के करतूत, ये किसके साथ रंगरलियां मना रही है? पूछो इस बदचलन औरत से कि आखिर इसने हमें धोखा क्यों दिया। सरला जी गुस्से में कह रही थी, जबकि शिवांश उस वीडियो को देख रहा था जिसमें वो नकाबपोश आदमी आध्या के गाल पर झुका हुआ था। शिवांश ने गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर ली थी और दूर खड़े राहुल के पास जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया। उसने जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर मारा और धक्का देकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मैं चाहता था कि पूरे परिवार के सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो, इसीलिए मैंने ये बात छिपाए रखी कि तुम कब से मेरी बीबी को परेशान कर रहे हो। तुम कितने घटिया और नीच इंसान हो कि इतना सब करने के बाद भी शर्मिंदा होने के बजाय मेरी बीबी पर ही इल्जाम लगा रहे हो। शिवांश उसे मारते हुए गुस्से में बोला, मैं आप सबको बताता हूँ इस वीडियो की असली सच्चाई क्या है। ये घटिया आदमी कई दिनों से मेरी बीबी को डरा धमका रहा था। मास्क पहनकर और आवाज़ बदलकर ये मेरी बीबी को परेशान करता था। इसने आध्या को धमकी दी थी कि वो मुझसे तलाक ले ले, वरना ये मुझे मार देगा। और जब आध्या ने इसकी बात नहीं मानी तो उसने मेरी मिठाई में जहर मिला दिया और इस पूरे प्लान में आशा भी इसके साथ थी। यकीनन आप सबको मेरी बातों पर यकीन नहीं आएगा, इसीलिए मेरे पास सबूत भी है। आध्या, शिवांश ने गुस्से में ऊंची आवाज़ में पुकारा तो आध्या ने अपना मोबाइल उसकी तरफ बढ़ा दिया। शिवांश ने रिकॉर्डिंग चला दी और उसे सुनकर सबके होश उड़ गए। अगर राहुल भैया तुम्हें हर रात डराकर परेशान करते हैं और शिवांश की मिठाई में जहर मिला सकते हैं, तो वो तुम्हें हमेशा के लिए खामोश भी कर सकते हैं। तो इसीलिए अपनी इज्जत और जान की हिफाजत खुद करो। मुझे लगता है अब तुम सब समझ गई होगी, है ना? आशा की आवाज़ पूरे लॉन्ज में गूंज रही थी और बाकी सब लोग जैसे सन रह गए थे। वे सब हैरानी से आशा और राहुल को देख रहे थे। आशा नजरें चुराकर वहां से निकलना चाहती थी, मगर तभी पुलिस के सायरन की आवाज़ ने उसकी कोशिश नाकाम कर दी। तुमने पुलिस बुला ली? उसने मुड़कर शिकायत भरी नज़रों से शिवांश को देखा। जो लोग किसी की जान लेने की कोशिश करते हैं उन्हें सज़ा मिलनी ही चाहिए, शिवांश ने ठंडे स्वर में कहा। इतने में पुलिस अंदर आ गई और राहुल के लाख रोकने के बावजूद आशा और राहुल दोनों को गिरफ्तार करके ले गई। पूरा परिवार हैरानी से ये सब देख रहा था। तभी सरला जी शर्मिंदगी के साथ आध्या के सामने आकर खड़ी हो गई। मुझे माफ़ कर दो आध्या, मैंने सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती की है। हमेशा आशा को तुम पर पहल दी क्योंकि मैं चाहती थी कि वही मेरी बहू बने, मगर आज मुझे एहसास हो रहा है कि मेरे बेटे के लायक अगर कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। अगर तुम मुझे सज़ा देना चाहती हो तो ज़रूर दो, मगर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। उन्होंने आध्या के सामने हाथ जोड़ दिए तो आध्या ने नरमी से उनके हाथ थाम लिए। कोई बात नहीं मम्मी जी, जो हुआ सो हुआ। आप आगे से मुझे इज्जत देने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अनाथ होने के बावजूद मैं भी इज्जत की हकदार हूँ, उसने कहा तो सरला जी ने उसे गले से लगा लिया। ये तो बहुत खूबसूरत है यार, तुम्हें ये कहाँ से मिला? आध्या ने वो सफ़ेद पायल हाथ में पकड़ते हुए उत्साह से पूछा तो शिवांश, जो आज कई दिनों के बाद ऑफिस गया था, उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मार्केट से तुम्हें पायल पसंद है ना? याद है बचपन में मोतियों वाली पायल पहनकर तुम मुझे कैसे डराया करती थी? शिवांश ने उसे कुछ याद दिलाया तो वो जोर से हंस पड़ी। तुमने इतनी पुरानी बात भी याद रखी, हद है शिवांश। वैसे तुम ठीक कह रहे हो, मुझे पायल सच में बहुत पसंद है, उसने खुश होकर कहा और झुककर पायल पहनने लगी तो शिवांश ने इनकार में सिर हिलाते हुए उसका पैर अपनी टांग पर रख लिया और प्यार से पायल उसके पैर में पहनाने लगा। आध्या मात्र मुग्ध-सी उसके झुके हुए चेहरे को देखती रही, जो हर दिन अपने प्यार की गहराई से उसे हैरान कर देता था। थैंक यू शिवांश, ये बहुत खूबसूरत है। वो सीधा हुआ तो आध्या ने नम आंखों से कहा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? वो उसके साथ बिस्तर पर बैठ गया तो आध्या ने उसके बालों में हाथ फेर दिया। वो इसलिए मेरे प्यारे हस्बैंड, क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मुझे डर लगता है कि अगर तुमने कभी मुझे नज़रअंदाज कर दिया तो मैं क्या करूँगी, उसने शरारत से कहते हुए आखिर में थोड़ी उदासी से कहा। और मैं तुम्हें नज़रअंदाज क्यों करूँगा? तुम तो एक पल के लिए भी मेरे ख्यालों से नहीं जाती हो। क्या तुमने कभी रात के खाली आसमान को देखा है, जो चांद के बिना कितना अधूरा और सूना लगता है? मेरी मिसाल उसी खाली अंधेरे आसमान की तरह है और तुम उस पर चमकते चांद की तरह हो, जिसके बिना मैं अधूरा हूँ। शिवांश ने प्यार से कहा तो आध्या सुकून से उसके कंधे पर सिर रखकर बैठ गई।
आई हेट यू, वो मुस्कुराते हुए बोली। तो शिवांश ने उसकी नाक खींच ली। बट आई लव यू टू मिसेज आध्या शिवांश, क्योंकि तुम्हें डर होगा कि तुम्हारे प्यार को किसी की नज़र लग जाएगी, इसीलिए तुम अपने प्यार का इजहार नहीं करती। लेकिन मुझे कोई डर नहीं, इसीलिए मैं खुल्लम खुल्ला अपने प्यार का इजहार करता हूँ, उसने कहा। और दोनों की हंसी पूरे कमरे में जोर से गूंजने लगी थी, जबकि कमरे की दीवारें जैसे इस प्यार की कहानी की गवाह बनकर खामोशी से मुस्कुरा रही थीं। कई मुश्किलों और रुकावटों को पार करने के बाद शिवांश और आध्या का प्यार आखिर अपनी मंजिल तक पहुंच चुका था, और जैसे दूर समंदरों की लहरों पर भी अब उनके नाम लिखे जा रहे थे। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। ऐसी और प्यारी प्यारी कहानियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई और रोमांटिक सी कहानी के साथ।